डियर स्टूडेंट्स, जेई 2011 का ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम रोटेशनल मैकेनिक्स टॉपिक पे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक थिन रिंग दे रखा है। इस रिंग पे एक बॉल हिट करता है एट अ हाइट 0.75 मीटर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सरफेस। कोलिजन के बाद ये जो बॉल है ये वर्टिकली अपवर्ड चला जाता है विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। कोलिजन से पहले ये जो रिंग है ये प्योर रोलिंग कर रहा है। इसकी लीनियर स्पीड ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे 4 ऑप्शन दे रखा है और पूछा है कि इन चारों में कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमें यह पहले पता करना पड़ेगा कि आफ्टर द कोलिजन इस रिंग का क्या लीनियर वेलोसिटी होगा, और उसके लिए हम लोग इस रिंग और बॉल दोनों को सिस्टम मान लेते हैं। सिस्टम हो गया रिंग प्लस बॉल। सिस्टम को ये लेने से फायदा ये होगा कि कोलिजन के दौरान बॉल जो इम्पल्सिव फोर्स लगाएगा रिंग पे, या रिंग जो इम्पल्सिव फोर्स लगाएगा इस बॉल पे, वो फोर्स इंटरनल फोर्स हो जाएगा। कब होगा? अगर मैं सिस्टम लेता हूं बॉल प्लस रिंग। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन। और इस क्वेश्चन में एक मेजर अजम्पशन ये भी लेना पड़ेगा, जो अजम्पशन इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उस अजम्पशन के बिना आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। बहुत सारे बुक्स में उस अजम्पशन को एक्सप्लिसिटली नहीं लिखते हैं। पेपर सेटर्स को भी लिख देना चाहिए था, लेकिन मैं बता देता हूं कि वो अजम्पशन क्या है। अगर वो अजम्पशन आप नहीं अज्यूम करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। अजम्पशन ये है कि ड्यूरिंग द शॉर्ट ड्यूरेशन डेल्टा टी, जिस ड्यूरेशन के दौरान कोलिजन हो रहा है ना बिटवीन द बॉल एंड द रिंग, तो उस कोलिजन के दौरान इम्पल्सिव फोर्स एक दूसरे पे लगाएगा। ये जो बॉल है वो इम्पल्सिव फोर्स हो सकता है कि इस डायरेक्शन में लगाएगा ऑन द रिंग, रिंग भी इम्पल्सिव फोर्स लगाएगा ऑन द बॉल। तो उस इम्पल्सिव फोर्स के लगने के दौरान या ड्यूरिंग द स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, जिस स्मॉल टाइम इंटरवल में कोलिजन हो रहा है, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि उस स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी में यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कोई इंपल्सिव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं ऑपरेट कर रहा है। हम लोग इस इंपल्सिव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसका डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट कुछ भी हो सकता है, उस इंपल्सिव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन में देखिए हमें फ्रिक्शन के बारे में पूछा है, लेकिन ये कौन सा फ्रिक्शन है? ये फ्रिक्शन है इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन। अजम्पशन जो मैं ले रहा हूं वो अजम्पशन मैं ये ले रहा हूं कि जब दोनों के बीच में, रिंग और बॉल के बीच में कोलिजन हो रहा है, कोलिजन एक बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए होगा। उस छोटे से टाइम इंटरवल डेल्टा टी में यहाँ पर इंपल्सिव फोर्स वगैरह ऑपरेट करेगा, बॉल रिंग पे इंपल्सिव फोर्स लगाएगा। मैं अज्यूम ये कर रहा हूं कि उस छोटे से टाइम इंटरवल डेल्टा टी में यहां पर कोई इंपल्सिव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं आया है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो पहले पार्ट में हम लोग फाइंड करते हैं कि लीनियर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऑफ रिंग क्या होगा। उसके लिए हम लोग इमीडिएटली बिफोर द कोलिजन लीनियर मोमेंटम लेते हैं, वो होगा Pi, और इमीडिएटली आफ्टर द लीनियर मोमेंटम लेते हैं, वो होगा Pf। और हम लोग अभी x डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि ये जो रिंग है इसका लीनियर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी x डायरेक्शन में ही है। और हम लोग अभी ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि थ्रू आउट दिस कोलिजन या थ्रू आउट द मोशन दिस रिंग डज नॉट जंप ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो हम लोग ये लिख सकते हैं Pi इक्वल टू P फाइनल, क्योंकि x डायरेक्शन में देखो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है इस सिस्टम पे, नहीं लग रहा है। x डायरेक्शन में कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए जस्ट बिफोर द कोलिजन जो लीनियर मोमेंटम होगा वही लीनियर मोमेंटम होगा जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो हम लोग लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू P2। P1 हो गया बिफोर द कोलिजन का लीनियर मोमेंटम, P2 हो गया जस्ट आफ्टर द कोलिजन का लीनियर मोमेंटम। तो इस इक्वेशन से आप आसानी से वेलोसिटी ऑफ द रिंग इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन फाइंड कर सकते हैं। बॉल का मास दे रखा है 0.1 kg, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 20। इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और लीनियर मोमेंटम ऑफ द रिंग क्या हो जाएगा? लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा माइनस, इसका मास है 2 kg, 2 इंटू 1, दिस विल बी इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और ये सब हम लोग x डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं। बॉल का x डायरेक्शन में मोमेंटम जस्ट आफ्टर द कोलिजन क्या है? 0 है, क्योंकि बॉल तो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। तो इसको कर दें 0 प्लस लीनियर मोमेंटम ऑफ द रिंग, वो हो जाएगा मास 2 इंटू V2। V2 क्या हो जाएगा? लीनियर वेलोसिटी ऑफ द रिंग
जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा तो दिस इंप्लाइज v2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग आते हैं असली पार्ट पे। जस्ट आफ्टर द कोलिजन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग क्या होगा? बिफोर द कोलिजन देखिए ये जो रिंग है प्योर रोलिंग कर रहा है, तो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। सेंस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो लिख सकते हैं v1 इज इक्वल टू ओमेगा 1 r। तो ओमेगा 1 की वैल्यू आ जाएगी v1 बाई आर। v1 कितना है 1 बाई आर, आर कितना है 0.5। तो ओमेगा 1 की वैल्यू आ जाएगी 2 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा 1 क्या हो गया? कोलिजन से पहले इस रिंग की एंगुलर वेलोसिटी। अब हम लोग फाइंड करते हैं कि जस्ट आफ्टर द कोलिजन इस रिंग की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। बहुत सारे बुक्स के सॉल्यूशन में इस ओमेगा 2 की एग्जैक्ट वैल्यू, या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या इसका सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, ये नहीं फाइंड करते हैं, सिर्फ लिख देते हैं कि हाँ सी करेक्ट आंसर है। दिस इज रॉन्ग वे ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन। आपको कम से कम इतना तो फाइंड करना ही पड़ेगा कि इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तब हम लोग कह सकते हैं कि सी ऑप्शन करेक्ट है। आप इस बॉल और रिंग पूरे को सिस्टम ले लीजिए। ये पूरे को सिस्टम लेने से क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि ये जो इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा? वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो उस फोर्स के कारण कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क तो आया नहीं। सिस्टम क्या हुआ? बॉल प्लस रिंग। और इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करते हैं अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। ध्यान से सुनिए, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट जिसका लोकेशन इस पॉइंट सी की जगह पर है, यानी कि जस्ट बिफोर कोलिजन जहां पर सेंटर ऑफ रिंग है उसी पॉइंट पर मैंने एक फिक्स्ड पॉइंट लिया है और उस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट हम लोग इस बॉल का एंगुलर मोमेंटम और इस रिंग का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करते हैं। मैं फिक्स्ड पॉइंट की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट एक सेफ ओरिजिन होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लीजिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास भी तो एक सेफ ओरिजिन होता है। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या होगी। सिस्टम मैंने क्या लिया है? सिस्टम लिया है बॉल प्लस रिंग। तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस रिंग के सेंटर ऑफ मास की जगह नहीं होगा, क्योंकि बॉल देखो जस्ट बिफोर कोलिजन कहां पे आएगा? जस्ट बिफोर कोलिजन बॉल यहां पर है, तो बॉल का सेंटर ऑफ मास यहां हो गया, रिंग का सेंटर ऑफ मास यहां हो गया, तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर आएगा, क्योंकि रिंग का मास ज्यादा है ना, तो यहां पर कहीं पर होगा। हमने ये किया कि जस्ट बिफोर द कोलिजन सेंटर ऑफ रिंग यहां पर होगा, उसका नाम सी है। उसी लोकेशन पे कोई एक फिक्स्ड पॉइंट आप ले लीजिए और उस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट हम लोग T इज इक्वल टू DL/dt अप्लाई करेंगे। क्योंकि वो फिक्स्ड पॉइंट है इसलिए उसके अबाउट में टॉर्क इज इक्वल टू DL/dt लिख सकता हूं। अगर आप सेंटर ऑफ रिंग के अबाउट ये इक्वेशन लगाएंगे तो ठीक है लग जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन ये होगा कि सेंटर ऑफ द रिंग जो है ना वो एक एक्सेलरेटिंग पॉइंट है और ये इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास नहीं है। सेंटर ऑफ द रिंग एक्सेलरेटिंग पॉइंट इसलिए है क्योंकि कोलिजन से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। कोलिजन के जस्ट बाद यानी कि बॉल से इंपैक्ट के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी अब्रप्टली डिक्रीज करके 0 मीटर पर सेकेंड हो गई, यानी कि सेंटर ऑफ द रिंग एक्सेलरेट कर रहा है। इसलिए सेंटर ऑफ द रिंग के अबाउट हम लोग इस इक्वेशन को अप्लाई नहीं करते हैं। हम लोग इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट जिसका लोकेशन इस सी की जगह पे है। इसलिए आगे जब मैं कैलकुलेशन वगैरह करूंगा तो कई बार मैं इसको बोल दूंगा कि कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट सी। तो सी बोलने का मेरा मतलब ये नहीं है कि ये सेंटर ऑफ द रिंग है, बल्कि एक फिक्स्ड पॉइंट जिसका लोकेशन सेंटर ऑफ द रिंग की जगह ही है जस्ट बिफोर कोलिजन। तो अभी हम लोग एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट जिसका लोकेशन कहां पर है? जस्ट बिफोर कोलिजन। सेंटर ऑफ द रिंग जहां पर है ना उसी पॉइंट पर जाकर स्पेस में आप एक फिक्स्ड पॉइंट लीजिए और उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम बॉल प्लस रिंग पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करिए। जस्ट बिफोर इंपैक्ट जो एंगुलर मोमेंटम होगा L1 वही एंगुलर मोमेंटम होगा जस्ट आफ्टर इंपैक्ट, क्योंकि हम लोग अभी दिखा देंगे कि उस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क ड्यूरिंग दैट शॉर्ट ड्यूरेशन डेल्टा टी नहीं लग रहा है। तो हम लोग अभी एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन करेंगे अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट जिसका लोकेशन है
एट द सेंटर ऑफ द रिंग बट इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट। और कैलकुलेशन के दौरान मैं कई बार उसको सी भी बोल दूंगा, लेकिन सी बोलने से मेरा मतलब ये है कि मैं उस फिक्स्ड पॉइंट को रेफर कर रहा हूं जिसका लोकेशन वहीं पर है जहां पर सेंटर ऑफ द रिंग लोकेटेड है जस्ट बिफोर कोलिजन। पहले ही पार्ट में हमने अज्यूम कर लिया था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दो। किस ड्यूरेशन के लिए? जब कोलिजन हो रहा है। तो जब कोलिजन हो रहा है तो आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर दिया फॉर दैट स्मॉल ड्यूरेशन डेल्टा टी। तो इमीडिएटली बिफोर द कोलिजन अगर एंगुलर मोमेंटम है L1 और इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन अगर एंगुलर मोमेंटम है L2, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम 0 है। mg ऑफ रिंग डाउनवर्ड होगा लेकिन ये C से पास करेगा। नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होगा लेकिन वो भी C से पास करेगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये जो रिंग है तो इसका भी तो कुछ मास होता है। बिल्कुल सही बात, इसका तो मास होता है, लेकिन क्या इस मास के कारण L1 और L2 में कुछ चेंज आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि यही छोटी छोटी बातें हैं ना जो बच्चे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है। समझो मैं क्या कह रहा हूँ। ये L1 और L2 मैंने किस टाइम इंस्टेंट पे लिया है? L1 मैंने लिया है जस्ट बिफोर द कोलिजन, ठीक है, और L2 लिया है जस्ट आफ्टर द कोलिजन। यानी कि L1 और L2 के बीच में कितने टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस होगा? डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस होगा एंड दिस डेल्टा टी इज वेरी 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 स्मॉल। मान लीजिए कि 1 माइक्रोसेकंड के लिए कोलिजन हुआ, तो इतने छोटे से टाइम इंटरवल में मान लो कोलिजन होने के जस्ट पहले यहां पर ये बॉल आ गया। बॉल का कुछ वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है भी, वो कुछ टॉर्क लगाएगा भी, लेकिन उस टॉर्क का इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा क्योंकि ये जो वेट है ये इंपल्सिव फोर्स नहीं है। वेट मान लीजिए कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है 0.1 kg, तो मान लेते हैं कि इसके कारण जो फोर्स लगा या जो वेट लगा वो 1 न्यूटन है। तो 1 न्यूटन का फोर्स, ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि 0.25 मीटर या कुछ है, ये हो गया टॉर्क। ये टॉर्क कितने टाइम के लिए लग रहा है? बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए। तो इस टॉर्क के कारण चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो है वो टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। क्यों टेंडिंग टू 0 हुआ? क्योंकि डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 है। आप सिंपली ऐसे समझिए कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद अगर एंगुलर मोमेंटम में कुछ चेंज चाहिए तो आपको इंपल्सिव फोर्स, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा। ये जो mg ऑफ द बॉल है ना, है तो कहने को ये एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन ये बेचारा दबा कुचला हल्का सा फोर्स है। दिस इज अ नॉन इंपल्सिव फोर्स। तो इमीडिएटली बिफोर द कोलिजन एंड इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन एंगुलर मोमेंटम विल बी सेम। तो L1 लिखते हैं। L1 में देखो क्या क्या होगा, या तो अबाउट C इस लीनियर वेलोसिटी या लीनियर मोमेंटम के कारण कितना एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। ये वाला हाइट कितना है, ये देखो यहां से यहां तक हो जाएगा 0.25। रेडियस दे रखा है ना, रेडियस है 0.5, तो ये हो जाएगा 0.25। ये 20 मीटर पर सेकेंड है। तो अबाउट C इस लीनियर मोमेंटम के कारण जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा माइनस, मास ले लीजिए इसका 0.1 इन लिवर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 20। और ये माइनस इसलिए हुआ क्योंकि देखिए लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, आर जो है वो इस डायरेक्शन में है। आर क्रॉस वी राइट हैंड रूल लगाइएगा तो गोइंग इनटू प्लेन ऑफ पेपर होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लिया है। बिफोर द कोलिजन एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस रिंग क्या हो जाएगा? आप सीधे करिए, प्लस IC इंटू ω1। IC क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। इस IC की वैल्यू मैं बाद में लिख दूंगा mr²। LHS में हमने ये लिखा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉल अबाउट दिस पॉइंट C प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिंग अबाउट C। अबाउट C हम लोग कर रहे हैं, इसलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर mvr वाला जो टर्म आता है ना वो नहीं आएगा क्योंकि हम लोग एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू C ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये mvr वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। आफ्टर द कोलिजन देखते हैं एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा। ये जो बॉल है ये 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस बताओ तो। इसको हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ये रेडियस है, ये कितना है 0.5 है। ये वाला डिस्टेंस कितना है 0.25 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये फाइंड कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू आएगी 0.25 इंटू √3। मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ये पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है P,
ये दे रखा है 0.5 रेडियस के बराबर, ये हाइट है 0.25। तो ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम से ये तो फाइंड कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.25 इंटू √3। जो बॉल है आफ्टर द कोलिजन ये वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, तो अबाउट दिस पॉइंट सी एंगुलर मोमेंटम जो हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम इंटू दिस लिवर डिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड की है 0.25 इंटू √3। और राइट हैंड रूल लगाइएगा तो ये गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा। तो इस लीनियर मोमेंटम के कारण भी जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं -0.1 उसका मास है इंटू 0.25 इंटू √3 इंटू 10 प्लस कर दीजिए IC इंटू ω2, जो ω2 हमें फाइंड करना है। ω1 हमें पता है तो इसके बदले यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा। IC की वैल्यू पता है, इसको जब सॉल्व करिएगा तो आपको मिल जाएगा कि ω2 की वैल्यू है 1 + √3/2 रेडियन पर सेकेंड। और ω2 पॉजिटिव है, इसका मतलब जस्ट आफ्टर द कोलिजन ये जो रिंग है ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ये जो पॉइंट है इसके पास वेलोसिटी क्या होगी, टुवर्ड्स राइट होगा। कितनी वेलोसिटी होगी, ω2 इंटू आर। तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन तो करेक्ट हुआ ही, साथ ही साथ कुछ मॉडल सॉल्यूशंस में ए ऑप्शन को भी करेक्ट कर देते हैं। ए ऑप्शन देखिए क्यों करेक्ट होगा, द रिंग हैज प्योर रोटेशन अबाउट स्टेशनरी सेंटर ऑफ मास। क्योंकि देखिए इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी हो गया, v2 = 0 हो गया। तो जैसे ही आपको ट्रांसलेशनल वेलोसिटी 0 हो जाए और कुछ रोटेशन हो रहा है तो उसको कहते हैं प्योर रोटेशन। तो इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन v2 0 है तो हम लोग कह सकते हैं कि द रिंग हैज प्योर रोटेशन अबाउट स्टेशनरी सेंटर ऑफ मास। लेकिन ये इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन ही होगा, अगले ही इंस्टेंट सेंटर ऑफ मास के पास भी एक लीनियर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, इस रिंग में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा और ये जो सेंटर ऑफ मास है इसके पास भी एक लीनियर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आ जाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। तो इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन मैं ये कह सकता हूं कि द रिंग हैज प्योर रोटेशन अबाउट स्टेशनरी सेंटर ऑफ मास। लेकिन ये डिपेंड करता है कि इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन से आपका इंटरप्रिटेशन क्या है। इसलिए जो ऑप्शन ए है ना, इसकी वर्डिंग उतनी सही नहीं है। बी और डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि बी में दे रखा है द रिंग कम्स टू अ कंप्लीट स्टॉप। ये तो हुआ नहीं, क्योंकि जो रिंग है वो रोटेशनल मोशन तो कर ही रहा है। और डी ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें दे रखा है देयर इज नो फ्रिक्शन। हमने दिखा दिया कि देयर इज फ्रिक्शन एंड द फ्रिक्शन एक्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट। अब हम लोग इस क्वेश्चन को दो डिफरेंट तरीके से करते हैं। हम लोग बॉल और रिंग के मोशन को अलग अलग एनालाइज करते हैं। देखिए इस बॉल के साथ क्या हो रहा है। बॉल के पास इनिशियल लीनियर मोमेंटम था पी, कोलिजन के बाद फाइनल लीनियर मोमेंटम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। बॉल का चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी हो जाता है P फाइनल माइनस P इनिशियल। माइनस P इनिशियल हो जाएगा इस डायरेक्शन में, P फाइनल इस डायरेक्शन में है। दोनों का वेक्टर सम करिएगा तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा डेल्टा P। ये हो गया डेल्टा P वेक्टर। PI वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 इंटू 20। P फाइनल है उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 10। तो ये जो एंगल है जिसका हम लोग नाम दे देते हैं थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 10/20 यानी कि इज इक्वल टू 1/2। और डेल्टा P इस डायरेक्शन में है। ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉल हुआ। लेकिन ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉल किसके कारण हुआ, ऑब्वियसली ये जो रिंग है ये एक इम्पल्सिव फोर्स लगाया किस पे, बॉल पे। किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में चेंज इन लीनियर मोमेंटम हुआ। और हम लोग डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू dp/dt होता है। तो फॉर दैट स्मॉल टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच कोलिजन टेक्स प्लेस, dp को हम लोग लिख दें डेल्टा पी। तो दिस डेल्टा पी विल बी इक्वल टू F डेल्टा टी, यानी कि F डेल्टा टी जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में, ब्लैक वाले लाइन के डायरेक्शन में। ये जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, tan इनवर्स 1/2 के एंगल पे है। तो इस डायरेक्शन में, ब्लैक वाले लाइन के डायरेक्शन में रिंग जो है वो बॉल पे फोर्स लगा रहा है।
कितना फोर्स लगा रहा है? बहुत ज्यादा इम्पल्सिव फोर्स। एफ डेल्टा टी का मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा पी। ये तो कह सकते हैं ना, डेल्टा पी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एफ डेल्टा टी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो एफ डेल्टा टी है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा डेल्टा पी के बराबर। डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ये है 0.1 इंटू 10 और ये है 0.1 इंटू 20, यानी कि ये है 2, ये हो गया 1, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √5। बॉल का मास कितना है? 0.1, इसकी लीनियर वेलोसिटी है 20, तो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा 0.1 इंटू 20, 2, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम हो गया 1। तो एफ डेल्टा टी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? √5। यूनिट्स वगैरह लिख लीजिएगा। यानी कि जो रिंग है वो इस बॉल पे एफ अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा है इस ब्लैक वाले लाइन के डायरेक्शन में। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से जो बॉल है वो उस रिंग पे कितना फोर्स लगाएगा? एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन उसका किधर हो जाएगा? इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा और मैग्नीट्यूड ऑफ एफ विल बी सच दैट एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू √5। हमने फाइंड कर लिया कि ये जो रिंग है इस पे कितना इम्पल्सिव फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ दिस बॉल, और ये जो फोर्स लगेगा वो हॉरिजॉन्टल से थीटा पे होगा, वेयर tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये हो गया फोर्स जो बॉल इस रिंग पे लगा रहा है। और ध्यान ये दीजिएगा कि ये जो फोर्स है वो अलोंग द नॉर्मल या अलोंग रेडियल डायरेक्शन नहीं है। ये देखिए 0.5 मीटर है, ये 0.25 मीटर है। यहाँ पर अगर मैं हॉरिजॉन्टल बना दूं तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल 30 डिग्री होगा। ये 0.25 है, ये 0.5 है, तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। और ये जो एंगल थीटा हमने फाइंड किया था, ये थीटा कैसा था? tan थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो आप देख रहे हैं कि ये जो एंगल थीटा है वो 30 डिग्री के बराबर नहीं है, और ये जो एंगल थीटा है दिस इज लेस देन 30 डिग्री। तो अब बच्चों को लगता है कि सर ये फोर्स रेडियल डायरेक्शन में या अलोंग द नॉर्मल क्यों नहीं लगा? वो इसलिए नहीं लगा क्योंकि क्वेश्चन में ये कहीं भी नहीं दे रखा है कि ये रिंग स्मूथ है, यानी कि यहाँ पर कुछ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी आ रहा होगा। ये जो हमने फोर्स फाइंड किया है ये टोटल फोर्स है, ये नॉर्मल कंपोनेंट और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों को मिला करके है। तो इसीलिए ये जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स बॉल लगा रहा है इस रिंग पे, आप देखिएगा कि इस फोर्स का डायरेक्शन अलोंग द रेडियल डायरेक्शन या अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन नहीं है। इस फोर्स के लाइन को अगर आप एक्सटेंड कर दें, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को, तो ऐसा बन जाएगा। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेंटर ऑफ द रिंग से पास नहीं कर रहा है। अब हम लोग फाइंड करते हैं कि जस्ट आफ्टर कोलिजन व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग। ये फाइंड करने का भी दो तरीका है। पहले तरीके में हम लोग वैसा एक फिक्स्ड पॉइंट फाइंड करते हैं जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिंग जस्ट बिफोर कोलिजन 0 है। मुझे ऐसा एक फिक्स्ड पॉइंट ए फाइंड करना है जिसके अबाउट एल ए इज इक्वल टू 0 जस्ट बिफोर द कोलिजन। जस्ट बिफोर द कोलिजन ये जो रिंग है ये प्योर रोलिंग कर रहा है, तो ऐसा एक पॉइंट मैं ढूंढ लूंगा आसानी से। कैसे ढूंढूंगा मैं बताता हूं। हमें पता है कि अगर कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट हो इन द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी, तो L about that arbitrary point P, this is equal to L of center of mass about P plus L about center of mass। और हम लोग अभी ऐसा पॉइंट फाइंड करना चाह रहे हैं, उसका नाम मैं A दे दूंगा, क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है ना, या जहाँ पे कोलिजन हो रहा है, इस पॉइंट का नाम मैं P दूंगा। तो उस पॉइंट का नाम मैं A देता हूँ जिस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट L 0 हो जाए, जस्ट बिफोर कोलिजन। मैं चाह रहा हूँ L about A this should be equal to 0, यानी कि L of center of mass about A कितना होगा? वो कितना हो जाएगा? M into V into H। H मैंने इसलिए लिया क्योंकि अज्यूम कर लेता हूं कि वो जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ मास से H हाइट ऊपर है। मुझे तो बस एक पॉइंट फाइंड करना है ना, और यहाँ पर माइनस भी लगाना पड़ेगा क्योंकि तभी ये L अबाउट सेंटर ऑफ मास करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस कर दो, प्लस L अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? mr² इंटू ओमेगा। अब ये सब मैं हिट एंड ट्रायल क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे ऐसा पॉइंट ए फाइंड करना है जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाए। तो 0 करने के लिए ये वाला क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही रहता है, mr² ओमेगा। तो मुझे इस वाले क्वांटिटी को नेगेटिव करना पड़ेगा। नेगेटिव हो सकता है ना, राइट हैंड रूल से आप पॉइंट को ऐसी जगह लीजिए कि r क्रॉस m v सेंटर ऑफ मास वाला
कंपोनेंट जो है ये कंपोनेंट से आपको माइनस आ जाए, ऐसा आप कर सकते हैं। और आपको अभी उस फिक्स्ड पॉइंट का लोकेशन फाइंड करना है जिस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाए। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि v इक्वल टू आर ओमेगा होगा, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है, तो इसके बदले हम लोग आर ओमेगा अगर लिख दें और इसको सिंप्लीफाई करिए, दिस टोटल हैज़ टू बी इक्वल टू जीरो, देन दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू आर। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट लूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ a, ध्यान दीजिए ये इस पॉइंट का लोकेशन है। सेंटर ऑफ द रिंग से आप आर हाइट ऊपर चले जाइए, यानी कि सरकमफ्रेंस वाला ही पॉइंट है, लेकिन वो पॉइंट रिंग पे लाई नहीं कर रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो ए है एक फिक्स्ड पॉइंट है। फिक्स्ड पॉइंट मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं ये वाला जो रिलेशन होता है ना, टॉर्क इक्वल टू डी एल बाई डी टी, उस रिलेशन को अप्लाई कर सकूँ। फिक्स्ड पॉइंट लेने से ये होगा कि ये जो ए है सेफ ऑरिजिन हो जाएगा। अगर आप इस पॉइंट ए को रिंग पे ही लाई कर देंगे तो कोलिजन वगैरह के दौरान इस पॉइंट ए का कुछ एक्सेलरेशन वगैरह होगा, इस रिलेशन को अप्लाई करने में डिफिकल्टी होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक पॉइंट फाइंड करिए, फिक्स्ड पॉइंट, जिसका लोकेशन कहाँ है। दैट पॉइंट लाइज इन द वर्टिकल प्लेन ऑफ मोशन। सारा मोशन तो इस वर्टिकल प्लेन में हो रहा है, तो वो पॉइंट ए भी उसी प्लेन में लाई कर रहा है और सेंटर ऑफ द रिंग से आर हाइट ऊपर है। अब इस पॉइंट ए की क्या खूबसूरती है, हमने खूबसूरती तो अब इसकी फाइंड कर ली। इस पॉइंट ए की खूबसूरती ये है कि एल अबाउट ए या एल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए जीरो है। तो जस्ट बिफोर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए दिस इज इक्वल टू जीरो। अब हम लोग ये फाइंड करते हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है इम्पल्सिव फोर्स, इस इम्पल्सिव फोर्स के कारण अबाउट ए टॉर्क का क्या डायरेक्शन होगा, टॉर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो उससे हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि जस्ट आफ्टर कोलिजन व्हाट विल बी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग। इस एफ फोर्स के कारण टॉर्क कितना होगा, टॉर्क अबाउट ए ये हो जाएगा आर क्रॉस एफ। अभी ध्यान ये दीजिएगा कि आर हमें क्या लेना पड़ेगा, आर हमें लेना पड़ेगा इस पॉइंट ए से पॉइंट ऑफ इंपैक्ट तक का पोजीशन वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर तो ये हो गया, देखो आर ये हुआ ना, आर वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे हो गया। एफ वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जब आप आर क्रॉस एफ करोगे, राइट हैंड रूल लगाओगे, तो आपको दिख रहा है कि जो टॉर्क है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है या उसका सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। और हम लोग इस रिलेशन से T इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, इस रिलेशन से ये भी लिख सकते हैं कि टॉर्क डी टी दिस इज इक्वल टू डी एल। अब कोलिजन हो रहा है छोटे से टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क डेल्टा टी दिस इज इक्वल टू डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या हो जाएगा, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। एल फाइनल किसकी बात मैं कर रहा हूँ, जस्ट आफ्टर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम कितना हुआ। एल इनिशियल क्या हुआ, जस्ट बिफोर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम कितना हुआ। और ये सारा रिलेशन मैंने किसके अबाउट लिखा है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए। उस एक्सिस की खूबसूरती ये है कि एल इनिशियल जीरो है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन जीरो है। ध्यान दीजिए, जस्ट बिफोर कोलिजन प्योर रोलिंग हो रहा है, लेकिन ये ऐसा एक फिक्स्ड पॉइंट ए मुझे मिल गया है जिस पॉइंट के अबाउट एल इनिशियल जीरो है। और ध्यान दीजिएगा कि ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ये रेडियस के बराबर है, ये रेडियस के बराबर है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। तो ये जो APC है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। तो AP का मैग्नीट्यूड भी 0.5 मीटर हो जाएगा। R क्रॉस F करिएगा तो आपको कुछ मिलेगा, मैग्नीट्यूड उसका कितना मिलेगा, R इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इंटू एफ डेल्टा टी, ये तो हो ही गया। और ये किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। दिस इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिंग जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिंग जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, हम लोग इस पॉइंट के अबाउट फाइंड कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम बिकॉज सेंटर ऑफ मास। और जस्ट आफ्टर कोलिजन हमने दिखा दिया था कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है, यानी कि वो जो mvr वाला कंपोनेंट है वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जस्ट आफ्टर कोलिजन लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है। तो एल फाइनल जब हम लोग फाइंड करेंगे, यानी कि एंगुलर मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो उसमें सिर्फ एक कंपोनेंट आएगा IC
इंटू ओमेगा 2 माइनस यहाँ कर दीजिए 0 क्योंकि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो 0 है। ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड है इनटू टाइम एंगुलर इम्पल्स हो गया। दिस इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो दिस इज इक्वल टू आई सी ओमेगा 2। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये -0 है तो इसको हटा दीजिए, यानी कि ये भी टर्म आई सी ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। यानी कि आपको मिल गया कि ओमेगा 2 जस्ट आफ्टर कोलिजन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। जैसे ही आपको पता चल गया कि एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा। तो इस मेथड में आप विदाउट एनी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन फाइंड कर सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जस्ट आफ्टर कोलिजन टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। लेकिन अगर आपको ओमेगा 2 की एग्जैक्ट वैल्यू भी फाइंड करनी है तो वो भी फाइंड करना बहुत आसान है इस रिलेशन से। देखिए मैं फाइंड कर देता हूं। सबसे पहले देखिए कि आर वेक्टर और एफ वेक्टर में एंगल कितना होगा। ये एंगल 60 है, ये एंगल भी 60 होगा, तो ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल से जो बनाएगा वो कितना हो जाएगा, ये एंगल होगा 30 डिग्री। समझ में आ रहा है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल भी होगा 30 डिग्री। देखो ये 30 है तो ये भी 30 होगा ना। ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये एंगल क्या है, थीटा, जो हम लोग फर्स्ट पार्ट से ही फाइंड कर चुके हैं। tan थीटा की वैल्यू क्या है, हाफ। तो जब हम लोग टॉर्क का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आर वेक्टर, ये एफ वेक्टर, तो ये हो जाएगा आर साइन, यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा 30 प्लस थीटा, क्योंकि आर और एफ वेक्टर के बीच में 30 प्लस थीटा एंगल है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि आर की वैल्यू हो जाएगी 0.5 इंटू साइन 30 प्लस थीटा इंटू एफ डेल्टा टी, ये वाला टर्म आएगा। एफ डेल्टा टी हमने फर्स्ट पार्ट में ही फाइंड कर लिया था। एफ डेल्टा टी का मैग्नीट्यूड कितना है, √5। दिस इज इक्वल टू आई सी इंटू ओमेगा 2। तो अब आप इस रिलेशन का यूज करके ओमेगा 2 की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस रिलेशन का यूज करके इसमें आपको सब कुछ गिवन है। साइन 30 प्लस थीटा ये तो फाइंड कर सकते हैं ना, साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से। साइन 30 इंटू कॉस थीटा, टैन थीटा हमें पता है कि हाफ है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है। टैन थीटा हाफ है, यानी कि ये 1 है, ये 2 है, तो ये √5 हो गया। कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2/√5, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/√5। उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, ये √5 है, ये सब कैंसिल हो जाएगा। आईसी की वैल्यू आपको पता है वो क्या हो जाएगा, mr²। मास ऑफ रिंग गिवन है, रेडियस ऑफ रिंग गिवन है, तो इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करिए तो आपको ओमेगा 2 की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। आपको ओमेगा 2 मिल जाएगा 1 + √3/2 रेडियन पर सेकेंड। अगर हमें सिर्फ सेंस ऑफ रोटेशन या एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड करना है तो बिना किसी कैलकुलेशन के मैं जस्ट यहां से देख लेता हूं कि हाँ टॉर्क अबाउट ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इस टॉर्क के कारण आफ्टर कोलिजन रोटेशन जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अब तीसरे मेथड से भी हम लोग ओमेगा 2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। उस मेथड में हम लोग सब कुछ कैलकुलेट करेंगे अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास सी यहाँ पर है, ये पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पी यहाँ पर है। हमने दिखा दिया था कि ये वाला वर्टिकल से ये एंगल 60 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये एंगल अगर 30 है तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली ये पूरा एंगल भी 30 डिग्री होगा। और ये एंगल कितना है, ये एंगल है थीटा, वेयर टैन थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 माइनस थीटा। तो हम लोग सब कुछ लिखते हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास। हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास दिस इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास बाई dt। अब इस रिलेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टॉर्क c इंटू डेल्टा टी दिस इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डेल्टा l, दिस विल बी इक्वल टू l फाइनल माइनस l इनिशियल। अब देखिए ये सारा कुछ कैलकुलेशन मैं अबाउट सेंटर ऑफ मास कर रहा हूँ। जब आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट करिएगा तो ध्यान दीजिएगा कि L इनिशियल यानी कि एंगुलर मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन 0 नहीं है। जस्ट बिफोर कोलिजन तो ये प्योर रोलिंग कर रहा है ना, तो L इनिशियल जो होगा अबाउट सेंटर ऑफ मास 0 नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग LHS में लिखते हैं। LHS में क्या हो जाएगा, R वेक्टर क्रॉस F होता है। तो देखो भाई R वेक्टर इधर की तरफ है, F वेक्टर इधर की तरफ है, दोनों के बीच में ये जो एंगल है साइन ऑफ दिस एंगल लेना है। साइन ऑफ दिस एंगल लीजिए या साइन ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल लीजिए, कोई डिफरेंस नहीं है। ये एंगल कितना है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये एंगल है 30 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा R साइन 30 माइनस थीटा
इंटू करिए एफ इंटू डेल्टा टी। एफ के साथ मैं हमेशा डेल्टा टी ले आता हूँ क्योंकि एफ का वैल्यू मुझे नहीं पता है, एफ का मैग्नीट्यूड नहीं पता है, लेकिन मुझे एफ डेल्टा टी का मैग्नीट्यूड पता है, इसलिए मैं एफ के साथ एफ डेल्टा टी जरूर घुसा देता हूँ क्योंकि सीधे सीधे इसको देख के मैं √5 लिख दूंगा। RHS में क्या हो जाएगा, एल फाइनल। एल फाइनल क्या हो जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास इंटू ω2। और ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम लोग सब कुछ अभी कैलकुलेट कर रहे हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो हमें वो वाला जो कॉम्पोनेंट होता है ना एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो टर्म की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा आई सेंटर ऑफ मास इंटू ω2 माइनस हो जाएगा एल इनिशियल, वो हो जाएगा आई सेंटर ऑफ मास इंटू ω1। ω1 हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर लिया था, ω1 कितना था 2 रेडियन पर सेकेंड, ω2 हमें फाइंड करना है। LHS में जो हुई है वो हमें सब कुछ गिवन है। tan थीटा की वैल्यू क्या है 1/2, तो sin थीटा और cos थीटा आसानी से लिख सकते हैं। R कितना है 0.5 इंटू करिए sin 30 माइनस थीटा, ये आप आसानी से लिख दीजिएगा, sin A माइनस बी वाले फॉर्मूले से एक्सपेंड करिएगा। f डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है भाई, ये √5 है तो लिख दो √5। दिस इज इक्वल टू IC, IC कितना है mr² इंटू ω2 माइनस ω1, ω1 की वैल्यू थी 2। तो इस रिलेशन को भी आप सॉल्व करिए, m की जगह 2 kg लिखिए, r की जगह 0.5। तो इस रिलेशन से भी आप सॉल्व करके देखिएगा, आप तीनों मेथड से सॉल्व करिएगा, आपको मिलेगा सेम ω2। ω2 की वैल्यू आएगी 1 + √3/2 रेडियन पर सेकेंड। इस मेथड में देखिए हमने क्या फाइंड किया है, ये r वेक्टर इधर है, f इधर है, तो यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर दें तो ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लीवर आर्म हो जाएगा। इसी लीवर आर्म की वैल्यू ये है ना r sin 30 माइनस थीटा। देखिए ये लीवर आर्म हो गया r sin 30 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल है 30 माइनस थीटा। तो दिस लीवर आर्म इंटू फोर्स, ये टॉर्क दिया, इंटू डेल्टा टी कर दिया, तो LHS में मुझे एंगुलर इम्पल्स मिल गया। दिस एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो इस पूरे क्वेश्चन में की स्टेप था ये फाइंड करना कि जस्ट आफ्टर कोलिजन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग किस सेंस में है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन है या क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन है। जैसे ही हमने दिखा दिया कि सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट हो जाएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इस पूरे क्वेश्चन में मैंने एक बेसिक अजम्पशन लिया है। बेसिक अजम्पशन ये लिया है कि ड्यूरिंग द स्मॉल टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी, जब बॉल और रिंग के बीच में कोलिजन हो रहा है, तो उस टाइम के दौरान यहाँ पर कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। ये जो फ्रिक्शन की बात जो क्वेश्चन कर रहा है ना, वो है इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन। ऑब्वियसली इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा ही, क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका स्लाइडिंग होने लगा। लेकिन ड्यूरिंग द स्मॉल टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी, जिसके दौरान कोलिजन हो रहा है, उस दौरान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट दिस पॉइंट को आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। बिना नेग्लेक्ट किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल है। तो इसीलिए हो सकता है कि पेपर सेटर्स ने इस क्वेश्चन में सबको बोनस मार्क्स दे दिया हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी इस अजम्पशन को उन लोगों ने एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा है कि नेग्लेक्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यूरिंग द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन। तो क्योंकि ये अजम्पशन को नहीं लिखा है, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भाई मैं कैसे मान लूँ कि वो अजम्पशन हमें लेना है। तो इसलिए हो सकता है कि उस साल 2011 में जिन लोगों ने इस पेपर में AC लिखा है उसको भी मार्क्स दे दिया होगा, या जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया या कुछ भी नहीं किया उन सब को भी लोगों ने बोनस मार्क्स दे दिया हो। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड दैट ईयर। जनरली जेई पेपर सेटर्स क्या करते हैं ना, मैकेनिक्स में या रोटेशनल मैकेनिक्स में टफ क्वेश्चन बनाने के चक्कर में बहुत सारे जो अंडरलाइंग अजम्पशंस होते हैं वो लिखना भूल जाते हैं, और उसके बाद उस क्वेश्चन में उन्हें फाइनली सारे स्टूडेंट्स को बोनस मार्क्स देना पड़ता है। इस क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि जस्ट आफ्टर कोलिजन ω2 आपने फाइंड कर लिया और हमने ये दिखा दिया कि जस्ट आफ्टर कोलिजन यहाँ पर स्लाइडिंग स्टार्ट हो गया, तो आपसे पूछ सकता है कि जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाए तब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। मैं लेता हूँ एक फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पर Q, क्योंकि जनरली जानते हैं कि मैं फिक्स्ड पॉइंट के टर्म्स में काम करना पसंद करता हूँ। ये फिक्स्ड पॉइंट है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, जो लाइन ऑफ मोशन या वर्टिकल प्लेन ऑफ मोशन में लाई करता है। हम लोग सब कुछ कैलकुलेट करते हैं अबाउट दिस पॉइंट Q। इस फिक्स पॉइंट Q के अबाउट खूबसूरती क्या है? खूबसूरती ये है कि इस पॉइंट Q के अबाउट कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, n वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर लग भी रहा है तो वो इस फिक्स्ड पॉइंट Q से पास कर रहा है। तो टॉर्क ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अबाउट दिस पॉइंट Q
0 है। ठीक है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट Q, दिस इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट Q। इनिशियल मोमेंटम कब की? जस्ट आफ्टर कोलिजन। फाइनल मोमेंटम कब की बात हो रही है? जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाए। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? IC इंटू ओमेगा 2 प्लस MVR वाला टर्म नहीं आएगा, क्योंकि जस्ट आफ्टर कोलिजन हमने दिखा दिया था कि लीनियर वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास 0 है। जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाए, मान लीजिए कि वो है ओमेगा 3, अब अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो उस इंस्टेंट पे ये लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ओमेगा 3 इंटू आर। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू IC इंटू ओमेगा 3 प्लस MR इंटू ओमेगा 3 आर। हम लोग सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं अबाउट दिस पॉइंट Q, क्योंकि देखिए अबाउट दिस पॉइंट Q अगर हमें एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो हम लोग लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, जो कि IC ओमेगा 3 हो गया, प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट दिस पॉइंट Q। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी उस टाइम में जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो हो जाएगा ओमेगा 3 आर, और ये लिवर डिस्टेंस है R के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं MR इंटू ओमेगा 3 आर। इस रिलेशन को सॉल्व करिएगा तो आपको मिल जाएगा ओमेगा 3 की वैल्यू जो आएगी वो ओमेगा 2/2 आ जाएगी। यानी कि जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग हो जाएगा ओमेगा 2/2। ओमेगा 2 तो अभी हमने फाइंड कर ही लिया था, वो कितना था? 1 प्लस √3/2। और उसके बाद जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया तो यहाँ पर स्लिपिंग बंद हो जाएगा। स्लिपिंग बंद हो जाएगा यानी कि कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो उसके बाद ये जो रिंग है प्योर रोलिंग करता रहेगा।